तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आयरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो ओडीआई सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों पहला मुकाबला जो हुआ उसमें साउथ अफ्रीका ने बहुत ही बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। और इस मुकाबले में भी आप सभी को कंफ्यूजन हो रही होगी कि कौन से 3-4 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आयरलैंड की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उसके बारे में तो हम लोग जानेंगे ही। साथ में जानेंगे कि साउथ अफ्रीका की तरफ से हम लोग को ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, ये जो मुकाबला है ये दोस्तों 4 तारीख को शाम में 5 बजे से खेला जाएगा। और दोस्तों ग्राउंड की बात करें तो बिल्कुल सेम ग्राउंड वही रहने वाली है। शेख ज़ियाद स्टेडियम अबू धाबी का ग्राउंड है। बहुत ही बेहतरीन ग्राउंड है बैट्समैन के लिए। और पिछला मुकाबला में हम लोग को देखने को मिला, भले ही दोस्तों आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई लेकिन साउथ अफ्रीका के बैट्समैन अच्छा परफॉर्मेंस किए। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों अभी तक इस ग्राउंड पर ओडीआई के 51 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 33 बार जीती है और चेस करने वाली टीम 18 बार। और पिछले मुकाबले दोस्तों जो पिछला वीडियो था पहला मुकाबला का, उसमें मैंने आपको साफ साफ कहा था कि जो भी टीम पहले बैटिंग करेगी वो जीतेगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। साउथ अफ्रीका पिछले मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए जीती है और ज्यादातर मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम ही यहाँ पर जीती है। एवरेज स्कोर 250 के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। और अगर आयरलैंड पहले बैटिंग करती है तो 250 के नीचे भी हो सकता है। हाईएस्ट स्कोर 313 रन पाकिस्तान का है और अफगानिस्तान का यहाँ पर लोएस्ट स्कोर है 63 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि इस ग्राउंड पर बैट्समैन को तो अच्छा खासा मदद मिलता ही है, क्योंकि 200 के नीचे मात्र 3 बार स्कोर हुआ है। और ज्यादातर स्कोर दोस्तों यहाँ पर 200 और 300 के बीच में बना है। और पिछला मुकाबला में भी दोस्तों इसी के बीच में स्कोर था और 300 के ऊपर भी मात्र 3 ही बार स्कोर गया है। तो ना ही ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच होता है ना ही ज्यादा लो स्कोरिंग मैच। यहाँ पर आपको 200 और 300 के बीच में आपको स्कोर मैक्सिमम टाइम देखने को मिलेगा। तो यह है दोस्तों ग्राउंड और ये हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर जो रिसेंट के 3 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं ओडीआई के, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले पिछला मुकाबला की बात करें, साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 271 रन की पारी खेली थी और 9 विकेट के नुकसान पर। और उस टारगेट को आयरलैंड चेज नहीं करने पाई, 132 रन बनाकर ही सिमट गई। और साउथ अफ्रीका 139 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 16 विकेट मिली दोस्तों दोनों इनिंग्स मिलाकर, और स्पिनर्स को 3 विकेट। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि इस ग्राउंड पर फास्ट बॉलर को कितनी ज्यादा मदद मिल रही है। और उससे पहले दोस्तों अफगानिस्तान 36 रन से जीती थी, आयरलैंड को हराई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 5 विकेट और स्पिनर्स को 12 विकेट मिली थी। और उससे पहले यहाँ पर अफगानिस्तान एक बार फिर जीती थी और आयरलैंड को ही हराई थी, जिसमें फास्ट बॉलर को 7 विकेट और स्पिनर्स को 5 विकेट मिली है। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि पिछले तीनों मुकाबले जो इस ग्राउंड पर हुए हैं, तीनों मुकाबले में आयरलैंड खेली है और आयरलैंड हारी है। मतलब साफ है कि इस ग्राउंड पर आयरलैंड का बिल्कुल भी नहीं चलता है और यहाँ पर आयरलैंड का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहता है। ये तो आप लोग देख ही रहे होंगे, चाहे वो साउथ अफ्रीका से हारी हो चाहे वो अफगानिस्तान से। और पिछले तीनों मुकाबले मिलाकर फास्ट बॉलर को 28 विकेट मिली है और स्पिनर्स को 20 विकेट। और पिछले मुकाबले में ही दोस्तों फास्ट बॉलर 16 विकेट लिए हैं। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि फास्ट बॉलर को कितनी ज्यादा मदद मिल रही है। फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 17 विकेट मिली और स्पिनर्स को 10 विकेट। सेकंड इनिंग में 11 विकेट फास्ट बॉलर को और स्पिनर्स को 10 विकेट। तो स्पिन बॉलर को 10-10 विकेट, मतलब कम एवरेज, मतलब कह सकते हैं बैलेंस मदद मिल रही है। लेकिन फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को थोड़ा ज्यादा मदद मिलते हुए दिख रहा है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच ओडीआई में दोस्तों 8 मुकाबले हुए हैं और 8 में से केवल एक ही बार है दोस्तों जो कि आयरलैंड जीती है और 7 बार साउथ अफ्रीका जीती है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पर साउथ अफ्रीका का पगड़ा कितना भारी है। और वैसे भी आयरलैंड का तो दोस्तों परफॉर्मेंस खराब चल ही रहा है। पिछले 5 में से लगातार 3 मुकाबले हारे हैं और साउथ अफ्रीका पिछले 5 में से लगातार 2 मुकाबले जीते हैं। ओडीआई में तो साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं थोड़े अच्छे फॉर्म में है और मुझे लगता है कि इस मुकाबले में भी साउथ अफ्रीका जीतने वाली है। तो दोस्तों अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगी अब आयरलैंड की प्लेइंग 11, जो कि अपना पिछला मुकाबला हार कर आ रही है। तो इधर से आपको एंडी बेलब्रिन और पॉल स्टर्लिंग तो ओपनिंग करते हुए दिखेंगे ही, क्योंकि ये दोनों बहुत ही बेहतरीन ओपनर्स हैं। भले ही पिछले मुकाबले में फ्लॉप हुए हों, लेकिन एंडी बेलब्रिन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। फिर तीसरे नंबर पर कुट्रिस कैंपर आएंगे, फिर हैरी ट्रैकर, उसके बाद स्टीवन डोनी जो कि विकेट कीपर हैं,
फिर यहाँ पर जॉर्ज डॉकरेल, फिर एंडी मैकब्रेन, उसके बाद मार्क डायर, क्रेग यंग, फिर ग्राहम होम और यहाँ पर गेविन होनी को खिलाया गया था, मौका मिला था, अब नए खिलाड़ी हैं। तो ये दोस्तों हो गई यहाँ पर आयरलैंड की प्लेइंग 11। कोई भी अगर बदलाव होगा, चेंजेस होगा, तो मैं आपको कहाँ पर अपडेट करूंगा, उसके लिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है। यहाँ पर आपको फ्री में टीम्स तो मिलेगा ही, साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर, सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और भाइयों अगर पहली बार आए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आए के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो आयरलैंड की प्लेइंग 11 है, इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो सबसे पहले ओपनर्स की बात करें, एंडी बेलब्रिन और पॉल स्टर्लिंग तो ओपनिंग करेंगे ही। और पॉल स्टर्लिंग का परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में मैंने आपको कहा था कि फ्लॉप हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, 2 रन ही बनाने पाए। एंडी बेलब्रिन दोस्तों 20 रन की पारी खेले थे, स्टार्ट इनको अच्छा मिला था लेकिन पारी को लंबी नहीं करने पाए। रिसेंट में 75 रन, 57 रन, 82 रन, 45 रन और 66 रन की इन्होंने पारी खेली है। तो कहीं ना कहीं एंडी बेलब्रिन अच्छे फॉर्म में है। पॉल स्टर्लिंग का पिछले 7-8 मुकाबला देखा जाए तो केवल एक मुकाबले में 50 रन की पारी खेले हैं, बाकी सारे मुकाबले में फ्लॉप हुए हैं। भले ही बहुत पहले 162 रन, 58 रन की पारी खेले हैं, 66 रन की, लेकिन 7-8 मुकाबले में पिछले फ्लॉप हुए हैं। तो पॉल स्टर्लिंग पर आपको थोड़ा कम फोकस करना है। एंडी बेलब्रिन टॉप ऑर्डर से फिर से इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी देखकर आप लोग दंग रह जाइएगा। अब कुट्रिस कैम्पर की बात करें तो इनका रिकॉर्ड अच्छा है, बॉलिंग कराते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पिछले मुकाबले में 20 रन की पारी खेले, बॉलिंग से विकेट नहीं मिला, लेकिन रिसेंट में 8 रन 2 विकेट, 12 रन 3 विकेट, 21 रन 1 विकेट, 43 रन, फिर 40 रन 4 विकेट। तो कुट्रिस कैम्पर ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी कराएंगे, तो ये इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट तो रहेंगे ही। साथ में आप लोग अपनी टीम में इनको कप्तान वाइस कप्तान भी कर सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग की टीम में, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कराएंगे। हैरी ट्रैकर की बात करें तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, क्योंकि दोस्तों रिसेंट के 4 मुकाबले में लगातार इन्होंने फ्लॉप परफॉर्मेंस दी है। पिछले मुकाबले में मात्र 12 रन की पारी खेले हैं, बहुत पहले 138 रन की एक मुकाबले में पारी खेले थे, लेकिन उससे भी पहले लगातार फ्लॉप परफॉर्मेंस ही दिए हैं। और ओडीआई में दोस्तों 25-30 रन ज्यादा मायने नहीं रखता है, जब तक से आप लोग 50 रन नहीं बनाते हैं उतना पॉइंट्स नहीं होता है। तो यहाँ पर हैरी ट्रैक्टर पर आपको कम फोकस करना है। स्टीवन डोनकी की बात करें तो ये भी उतने अच्छे फॉर्म में नहीं है, पिछले मुकाबले में भी 3 रन की पारी खेले, रिसेंट में 25 रन से ज्यादा इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। तो इन दोनों को आपको तभी लेना है जब दोस्तों आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करे, नहीं तो आप लोग को चेस करते समय इन पर आपको फोकस नहीं करना है। जॉर्ज ड्रॉकरेल की बात करें तो बेहतरीन खिलाड़ी है, पिछले मुकाबले में 21 रन की पारी खेले लेकिन बॉलिंग नहीं कराए थे। रिसेंट में दोस्तों ज्यादातर इन्होंने बॉलिंग कराकर 3 विकेट 2 विकेट की दोस्तों यहाँ पर विकेट तो ली है, लेकिन इस सीरीज में तो फिलहाल बॉलिंग कराते हुए नहीं दिख रहे हैं, और रिसेंट में फ्लॉप परफॉर्मेंस भी दिए हैं। तो भरोसेमंद नहीं है, आप लोग चाहे तो इनको ले भी सकते हैं, नहीं भी ये थोड़े से डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं मेगा ग्रैंड लीग के लिए। तो आप लोग को टॉप ऑर्डर से 2-3 खिलाड़ी पर फोकस करना है, एंडी बेलब्रिन, कुट्रिस कैम्पर पर। पॉल स्ट्रिंग को ले भी सकते हैं, नहीं भी टॉस पर थोड़ा बहुत डिपेंड रहेगा। बाकी इनके मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन ज्यादातर फ्लॉप हैं दोस्तों। अब डायरेक्ट बात करते हैं इनके मेन मेन दोस्तों जो बॉलर हैं, क्योंकि पिछले मुकाबले में इन्होंने 9 विकेट लिया था, भले ही दोस्तों इनकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई थी। मार्क डायर पिछले मुकाबले में दोस्तों 4 विकेट लिए, 12 रन बनाए थे। एंडी बेलब्रिन को 1 विकेट मिली थी दोस्तों, 14 रन बनाकर। क्रेग यन को 4 विकेट मिली, फिर ह्यूम को 1 विकेट मिली, और ग्रेव होनी को दोस्तों विकेट नहीं मिली। तो सारे बॉलर्स को 2 से 3-4 विकेट मिली है। तो इस मुकाबले में आपको इनके बॉलर्स पर थोड़ा फोकस करना है, क्योंकि इनकी बॉलिंग थोड़ी स्ट्रांग लग रही है। तो यहाँ पर मार्क डायर और बेलब्रिन और क्रेग यंग, ये जो 3 बॉलर हैं, इन तीनों को तो आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, जिसमें से एंडी मैक्रीन और मार्क डायर बैटिंग भी कर सकते हैं। तो इन दोनों पर दोस्तों बैटिंग पर भी पॉइंट मिल जाएगा, और बॉलिंग तो कराएंगे ही, और सारे बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। बाकी ग्राहम ह्यूम और ग्रेव होनी की बात करें तो इन पर आपको तभी फोकस करना है जब इनकी टीम टॉस जीते, चाहे दोस्तों टॉस जीते, वो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करूंगा। बाकी दोस्तों टॉप के 3 पर फोकस करना है, और नीचे के 3 पर। 6 प्लेयर में से आपको मिनिमम 5 को रखना है, और इनकी टीम टॉस जीतती है तो आप लोग 6 को रख सकते हैं। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इनमें से दोस्तों खेलने का चांसेस है। लोकन ट्रकर खेल सकते हैं, क्योंकि इनकी बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हो गई थी, तो अच्छे बैट्समैन हैं, पिछले कुछ मुकाबले में इन्होंने अच्छी पारी खेली है, तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नाइल रॉक का खेलने का भी चांसेस कम है। बॉलिंग से तो बदलाव नहीं होगा, बॉलिंग बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि इनकी बॉलिंग लाइनअप पिछले मुकाबले में अच्छी थी। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों आयरलैंड की। दोस्तों यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं इनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है,
दोस्तों यहाँ पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एंडी बेलब्रिन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो 5 मुकाबले में 250 रन बनाए हैं 50 के एवरेज के साथ। तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि इनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड कैसा है। तो इस मुकाबले में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, बहुत ही कम लोग इनको कप्तान वाइस कप्तान करेंगे, तो आप लोग के लिए डिफरेंशियल ऑप्शन हो सकते हैं। पॉल स्टर्लिंग 7 मुकाबले खेले हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एवरेज मात्र 16 का है, इसीलिए मैंने आपको इनको फ्लॉप कहा है। कुट्रिस कैंपर का दोस्तों 37 का एवरेज है 2 मुकाबले में, हैरी ट्रैकर का 36 का है, स्टीवन डोनी का कुछ खास नहीं है। डॉकरेल का दोस्तों 7 मुकाबले में 23 का एवरेज है, 2 विकेट लिए हैं। एंडी बेकरिन के दोस्तों बात करें तो 4 मुकाबले में 18 का एवरेज है, 5 विकेट लिए हैं। और बॉलिंग सेक्शन से सारे बॉलर्स का रिकॉर्ड ठीक ठाक है। मार्क अडेयर का 3 मुकाबले में 6 विकेट, दुगना विकेट लिए हैं। क्रेग यंग 4 मुकाबले में 8 विकेट। तो दोस्तों जो कि मैंने आपको रिसेंट में बताया था उन्हीं प्लेयर्स पर आपको फोकस करना है। जैसे दोस्तों 3 खिलाड़ी यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये 3 पर फोकस करना है। और टॉप के आप लोग यहाँ पर 2-3 पर फोकस कर सकते हैं, टॉप के 3 और नीचे के ये 3, क्योंकि इन्हीं का दोस्तों रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है और हेड टू हेड रिकॉर्ड अच्छा है। बाकी डिफरेंशियल ऑप्शन यहाँ पर ग्राहम ह्यूम और यहाँ पर गेविन हो सकते हैं, जो कि आपको टॉस के हिसाब से मैं अपडेट करूंगा। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों बदलाव इधर से होने के चांसेस कम है क्योंकि जीती है टीम। तो रियान रिकल्टन, टोनी जॉर्जी ओपनिंग करेंगे, टेम्बा बाउआ तीसरे नंबर पर, फिर रेसिवन डे डुसेन आएंगे, फिर ट्रिसान स्टोप्स, व्यान मुल्डर, फ्लुक्वाया फॉर्च्यून, उसके बाद यहाँ पर लिजार्ड विलियम्स, लुंगी निगिडी और ओ बार्टमैन। प्लेइंग 11 बिल्कुल सेम रहेगी। बैटिंग से तो चांसेस कम है, बॉलिंग से हो सकता है बदलाव, नहीं तो चांसेस भी कम ही है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर की जो प्लेइंग 11 है, सारे प्लेयर के रिसेंट फॉर्म। तो इनका पिछले मुकाबले में बॉलिंग भी अच्छा था, तभी तो दोस्तों 132 रन पर ऑल आउट कर दी। बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस किए थे। रियान रिकल्टन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बिल्कुल साफ साफ कहा था कि बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। रिसेंट में दोस्तों 76 रन 36 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं, पिछले मुकाबले में 51 रन की पारी खेले। टोनी डी जॉर्जी और टेम्बा बाबुआ के बारे में मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ कहा था कि दोनों फ्लॉप हो जाएंगे, खास करके टेम्बा बाबुआ, क्योंकि इनकी खासियत यही है कि 20-25 रन से ज्यादा इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। और पिछले 7-8 मुकाबले में देखा जाए तो 12-13 मुकाबले में देख सकते हैं कि इन्होंने एक भी शतक और चाहे अर्धशतक नहीं लगाई है। पिछले मुकाबले में भी मात्र 4 रन की पारी खेले हैं। तो टेम्बा बाबुआ इस मुकाबले के लिए भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। हालांकि किस्मत अगर खराब रहती है अगर मेरी, तब दोस्तों बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर जाएंगे, लेकिन बहुत ही चांसेस कम है। तो आप लोग केवल मेगा ग्रैंड लीग में फोकस करिएगा। टोनी डी जॉर्जी पर फोकस कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंशियल ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि कभी कभी ये अच्छा परफॉर्मेंस कर जाते हैं। रिसेंट में 81 रन 119 रन और 143 रन की परफॉर्मेंस दिए हैं। लेकिन टेम्बा बाबुआ का परफॉर्मेंस बिल्कुल सपाट है, 25-30 रन से ज्यादा कुछ खास नहीं किए हैं। और टोनी डी जॉर्ज पिछले मुकाबले में स्टार्ट थोड़ा बहुत मिला था, 12 रन बनाने पाए थे। अब बात आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी मिडिल ऑर्डर के, रेसिवन डे डुसेन, जो कि पिछले मुकाबले में दोस्तों आउट हो गए थे बहुत ही जल्दी 0 रन पर। लेकिन रिसेंट में इन्होंने 60 रन 133 रन में 76 रन की पारी खेली है, एक मुकाबले में 36 रन की भी। तो दोस्तों इधर से 2 प्लेयर मैं आपको बता रहा हूं इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सबसे पहले टोनी डी जॉर्जी और दूसरे प्लेयर रेसिवन डे डुसेन। तो ये दोनों पर बहुत ही कम लोग फोकस कर रहे हैं, तो ये दोनों पर आपको मेगा ग्रैंड लीग में फोकस करना है। बाकी रियान रिकल्टन और ट्रिसान स्टोप्स को तो सभी लोग लेंगे, क्योंकि पिछले मुकाबले में रियान रिकल्टन 91 रन की पारी खेले और ट्रिसान स्टोप्स 79 रन की। भले ही ट्रिसान स्टोप्स का रिसेंट फॉर्म कुछ खास ना हो, लेकिन ये दोनों सेफ ऑप्शन है। तो रेसिवन डे डुसेन और टोनी डी जॉर्जी पर आपको ज्यादा फोकस करना है। अब ऑलराउंडर सेक्शन से व्यान मुल्डर और फ्लुक्वाया की बात करें तो व्यान मुल्डर को 1 विकेट मिला है, 11 रन की पारी खेले। फ्लुक्वाया बॉलिंग नहीं कराए, तो फ्लुक्वाया को आपको नहीं लेना है क्योंकि बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। तो इधर से व्यान मुल्डर ही केवल एक बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। अब इनके बॉलर पर भी फोकस करना है। तो बॉलिंग में दोस्तों अगर साउथ अफ्रीका की टीम फिर से पहले बॉलिंग कराती है तब आप लोग इनके सारे बॉलर को रख सकते हैं, नहीं तो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो आप लोग थोड़े बहुत बैट्समैन पर फोकस करिएगा। बी फॉर्च्यून को पिछले मुकाबले में 2 विकेट मिली, 28 रन। फिर लुंगी निगिडी को 2 विकेट, ओ बार्टमैन को 1 विकेट और लिजार्ड विलियम्स को 4 विकेट। तो ऐसा नहीं है कि लिजार्ड विलियम हर मुकाबले में 4-4 विकेट लेंगे। इस मुकाबले में आप लोग ज्यादा फोकस करिएगा लुंगी निगिडी और ओ बार्टमैन पर। और यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बहुत आप लोग बी फॉर्च्यून पर फोकस कर सकते हैं। लिजार्ड विलियम ग्रैंड लीग के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, भले ही इनको 4 विकेट मिली हो। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर बेंच पर जो खिलाड़ी बैठे हैं। तो दोस्तों बेंच पर जो बैठे हैं इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं लग रहा मुझे। जैसा भी होगा आप लोग देख लीजिएगा इधर से वीडियो पॉज करके। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इनके हेड टू हेड रिकॉर्ड के ऊपर। तो दोस्तों साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं इनका अगर देखा जाए हेड टू हेड रिकॉर्ड अगेंस्ट आयरलैंड, तो ज्यादातर खिलाड़ी एक ही मुकाबले खेले हैं। रियान रिकल्टन 1 मुकाबले खेले हैं, टोनी जॉर्जी केवल 1 मुकाबले खेले हैं,
टेम्बा बुआ 4 मुकाबले खेले हैं, 43 का एवरेज है। तो टेम्बा बुआ का हेड टू हेड रिकॉर्ड ठीक ठाक है, तो हो सके परफॉर्मेंस कर जाए, लेकिन चांसेस कम है। रेसियो एंडरडूसन का 26 का एवरेज है, ट्रिस्टान स्टोक्स का 79 का है क्योंकि एक ही मुकाबले खेले हैं। वियान वोल्डर का भी एक ही मुकाबला है। फिलुक्वाया को 4 मुकाबले में 6 विकेट। फॉर्च्यून का भी एक ही है। लिजार्ड विलियम 2 में 5 और लुंगिनिगिटी 2 में 2। ज्यादातर खिलाड़ी एक मुकाबले खेले हैं और जो खिलाड़ी एक से ज्यादा खेले हैं उनका भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब दोस्तों ये हो गई हमारी यहाँ पर पूरी डिटेल एनालिसिस इस मुकाबले की। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं आप सभी को एक चीज ये बोल दूं कि अगर आपको हमारी एनालिसिस अच्छी लगी हो दोस्तों तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे लिए बस इतना ही काफी है। अब टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो मैं रियान रिकल्टन को कैप्टन किया हूं क्योंकि पिछले मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस दिखाए थे और हेड टू हेड भी इनका ठीक ही ठाक है। मार्क अडायर को मैं वाइस कप्तान कर रहा हूं और अगर आप लोग चेंजेस करना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो एंड्री बेलब्रिन को भी आप लोग कप्तान और रेसियो एंडरडूसन को वाइस कप्तान कर सकते हैं। तो बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पर बैटिंग सेक्शन से ट्रिस्टान स्टोक्स, ए बेलब्रिन और रेसियो एंडरडूसन को लिया है। विकेट कीपर से रियान रिकल्टन को। ऑलराउंडर में दोस्तों मैंने यहाँ पर मैक्रेन को मैं लिया हूँ और उसके बाद यहाँ पर कुट्रेस कैंपर को, मैकब्रीन को, और बॉलिंग सेक्शन से बी फॉर्च्यून, लिजार्ड विलियम्स, लिंगिनिगिटी, मार्क अडायर और क्रेगन। बॉलर पर मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि पिछले मुकाबले में कह सकते हैं कि दोनों टीम मिलाकर दोस्तों 16, 17, 18, 19 विकेट गिरी थी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि 19 विकेट बॉलर से लिए थे, तो बॉलर पिछले मुकाबले में ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत बॉलर को लिया है। और मैंने यहाँ पर ज्यादातर ऑलराउंडर पर भी फोकस किया हूँ और टॉप ऑर्डर से बेलब्रिन तो थोड़ा बहुत बॉलिंग करा ही लेते हैं। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी फाइनल टीम कॉम्बिनेशन। कैप्टन वाइस कैप्टन कंफर्म नहीं है, टॉस के हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।